आप जानते हो बजट में जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, वो लेखा जोखा एक अनुमानित लेखा जोखा होता है। और जब सरकार काम करती है तो उस आय से कम ज़्यादा रकम भी खर्च हो जाती है। तो अगर बजट में जो रकम दर्शाई गई है उससे ज़्यादा खर्च हो जाती है तो वित्त मंत्री के द्वारा उसके बाद में संसद से दोबारा अनुमति ली जाती है, क्योंकि बजट में इतने पूरे देश में जो आय होगी व्यय होगा उसका एकदम एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जाता है। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं, कई बार लागत बढ़ जाती है, कई बार कोई नई सेवा का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है, कई बार कोई महामारी आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, कोई नई सेवा की आवश्यकता पड़ जाती है, कहीं स्कूल बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, सुरक्षा की दृष्टि से कोई हवाई पट्टी परियोजना निर्माण करने की आवश्यकता पड़ जाती है, किसी देश के साथ कोई युद्ध छिड़ जाता है तो कोई गोला बारूद और बंदूकें, सैन्य साजो सामान इनके खरीदने की आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बजट में तो सिर्फ हम कल्पना करते हैं, कई बार उस कल्पना से कम ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है। तो उस पैसे की मांग जिसकी बजट में कल्पना नहीं की गई थी, जिसकी बजट में प्रावधान नहीं किया गया था, अगर ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो उस पैसे की मांग बाद में वित्त मंत्री के द्वारा संसद से दोबारा की जाती है, जिनको हम बजट से संबंधित अवशिष्ट मांग बोलते हैं। यानी वो पैसा जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया था और फिर भी वो पैसा खर्च हो जाता है। खर्च क्यों होता है इसका हमने कारण बता दिया, क्योंकि कई बार अनेक ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसका बजट में उल्लेख नहीं किया जाता है। तो जो ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है उसकी बाद में भी संसद से अनुमति ली जाती है, और बाद में जो अनुमति ली जाती है उसको हम बजट का अवशिष्ट भाग बोलते हैं, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 115 और 116 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति दोबारा अनुदान की मांग संसद में वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाता है और संसद अनुदान की मांगों को दोबारा स्वीकृति देती है। तो एक तो हम आज इस क्लास में बजट से संबंधित जो अवशिष्ट भाग है उन पर चर्चा करेंगे, और दूसरी हमारी जो चर्चा रहेगी वो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक पर रहेगी। एक तो हम क्या चर्चा करेंगे, बजट से संबंधित अवशिष्ट भाग की चर्चा करेंगे, बजट से संबंधित अवशिष्ट भाग की, और ये अनुच्छेद 115 और 116 में दिया गया है। और दूसरी हमारी चर्चा रहेगी धन विधेयक के संबंध में कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक की विषय वस्तु क्या होती है और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है। और तीसरा हमारा इस क्लास का बिंदु रहने वाला है वित्तीय विधेयक। तीसरा क्या है, वित्तीय विधेयक, जो कि अनुच्छेद 117 में दिया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक दिया गया है, अनुच्छेद 110 और 109 में धन विधेयक दिया गया है। वित्तीय विधेयक को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल, और धन विधेयक को क्या बोलते हैं, मनी बिल बोलते हैं। तो इन तीन बातों के बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अवशिष्ट, बजट से संबंधित अवशिष्ट भाग, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक में विषय वस्तु क्या होती है, वित्त विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, और धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बजट से संबंधित अवशिष्ट भाग की। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि बजट से संबंधित अवशिष्ट भाग क्या होता है। इसके प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 और 16 में दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग परिस्थितियों में अगर धन ज़्यादा खर्च हो जाता है तो क्या प्रावधान है, कम खर्च होता है, अपर्याप्त पाया जाता है तो उसके लिए अलग अलग नामों से अनुदान की मांग की जाती हैं। तो अवशिष्ट का मतलब बजट पारित होने के बाद में कुछ बचे खुचे अवशेष जिनको संसद से दोबारा पारित करवाना पड़ता है। दोबारा वित्त मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति संसद में अनुदान की मांग रखवाता है, संसद उनकी अनुमति बाद में देता है। वो क्या होते हैं, अवशिष्ट भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं बजट से संबंधित अवशिष्ट भाग।
अनुच्छेद 115 और 16 में ये दिए गए हैं। और बजट से संबंधित जो अवशिष्ट भाग हैं उनके कई प्रकार के नाम हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखो अनुपूरक मांग बोलते हैं इसको। पहले प्रकार का जो अनुदान होता है बजट पारित करवाने के बाद में, उसको क्या बोलते हैं, अनुपूरक मांग बोलते हैं। दूसरे प्रकार की जो मांग होती है उसको अतिरिक्त मांग बोलते हैं, एडिशनल ग्रांट बोलते हैं। पहले प्रकार की सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गई। तीसरे प्रकार की जो मांग होती है उसको एक्सेस ग्रांट बोलते हैं, अधिक अनुदान बोलते हैं। और चौथे प्रकार की जो मांग होती है उसको लेखा अनुदान बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, जिसको हमने बजट वाली क्लास में भी बताया था कि ये संसद के द्वारा अग्रिम धनराशि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि बजट पारित होने में टाइम लगता है और जब तक बजट पारित होगा तब तक जो पैसे चाहिए सरकार चलाने के लिए वो संसद अग्रिम दे देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान बोलते हैं। और फिर आता है प्रत्यानुदान, वोट ऑन क्रेडिट होता है। और फिर आता है अपवादा अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट। तो ये 3 भाग तो दिए गए हैं अनुच्छेद 115 में, ये तो अनुच्छेद 115 में दिए गए हैं। और ये 3 भाग दिए गए हैं अनुच्छेद 116 में दिए गए हैं। तो अब एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों इसकी मांग की जाती है, कौन सी सेवा पर की जाती है, क्या बजट में उसका निर्धारण किया गया था या कोई नई सेवा आ गई जिसके लिए बजट कम पड़ गया है। तो आइए पहली बात करते हैं अनुपूरक मांग। इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री मांग बोलते हैं। अनुपूरक मांग कब की जाती है? जब बजट में किसी निर्धारित सेवा के लिए जो राशि होती है वो अपर्याप्त पाई जाती है। मान लीजिए बजट में कोई सेवा का निर्धारण किया गया है, बजट में निर्धारित सेवा के लिए, बजट में निर्धारित सेवा के लिए बजट में स्वीकृत राशि, बजट में स्वीकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है। बजट में स्वीकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है। तो जिस सेवा के लिए राशि अपर्याप्त पाई जाती है, क्या उसका बजट में उल्लेख है क्या? हाँ, उसका बजट में उल्लेख किया गया है। और बजट में जिस सेवा के लिए राशि जारी की गई है, बजट में निर्धारित सेवा के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है वो राशि कम पड़ जाती है। और कम क्यों पड़ती है? कई बार कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। उसके लिए अनुपूरक मांग संसद से दोबारा की जाती है कि हमें इतना पैसा और चाहिए, इतना पैसा कम पड़ रहा है। तो पहली हो गई अनुपूरक मांग। किसके लिए होती है भाई? बजट में निर्धारित सेवा के लिए, यानी बजट में कोई सेवा का निर्धारण किया गया था, उसके लिए जो राशि स्वीकृत की गई थी वो अपर्याप्त पाई जाती है। फिर दूसरी बात आती है अतिरिक्त मांग। अतिरिक्त मांग का मतलब क्या है? बजट बनाते समय किसी सेवा की कल्पना नहीं की गई थी, यानी बजट बनाते समय जो राशि स्वीकृत की गई थी उस राशि से ज़्यादा खर्च हो जाता है। बजट में 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी और खर्च हो गए 11 करोड़। क्यों हो गए? क्योंकि नई सेवा कोई प्रारंभ हो गई बजट में जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। बजट में मान लीजिए किसी सड़क बनाने की कल्पना नहीं की गई थी, बॉर्डर लाइन एरिया में कोई सड़क बनाने की कल्पना नहीं की गई थी, बाद में पाकिस्तान के युद्ध के कारण उस सड़क बनाने की आवश्यकता पड़ गई। तो इस सड़क बनाने की बजट में तो कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन ये नई सेवा उत्पन्न हो गई, इसलिए बजट में जितने रुपए की स्वीकृति दी गई थी, स्वीकृत राशि से ज़्यादा राशि खर्च हो जाती है। किस पर? नई सेवा पर, यानी स्वीकृत राशि से ज़्यादा राशि खर्च होना। स्वीकृत राशि से, बजट में स्वीकृत राशि से ज़्यादा खर्च हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए जो ग्रांट, उसके लिए जो अनुदान की मांग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त मांग बोलते हैं। भाई बजट में सड़क का प्रावधान नहीं किया गया था और बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन कोई सड़क बनाने की आवश्यकता पड़ गई, यानी नई सेवा आ गई,
जिसका बजट में उल्लेख नहीं था, और सड़क बना दी तो 10 करोड़ रुपए का जो बजट था पूरे देश का, उसमें 1 करोड़ रुपए और जुड़ गए, 11 करोड़ रुपए हो गए, और बजट की स्वीकृति कितनी थी, 10 करोड़ की थी। तो ये जो ज़्यादा राशि खर्च होती है, इसके लिए फिर अतिरिक्त मांग की जाती है संसद से। मान लीजिए आप घर वालों से 1000 रुपये लेके निकलते हो बाज़ार में, और बाज़ार में फिर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसको आप लेना आवश्यक समझते हैं, तो 200 रुपये आपने और खर्च कर दिए। घर वालों ने तो आपको 1000 रुपये दिए थे, लेकिन आपने कोई 200 रुपये का सामान और ख़रीद लिया। आपको दिया गया तो 1000 रुपये, लेकिन आपसे 200 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए, तो वो क्या हो गई, अतिरिक्त मांग हो गई। ऐसे ही संसद से भी अतिरिक्त मांग की जाती है जब पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। और सेवा क्या होती है, ये नई सेवा होती है, इसका उल्लेख बजट में नहीं होता है, ध्यान में रखना। फिर तीसरा आता है अधिक मांग। अधिक मांग क्या होती है, देखो फिर अगला जो ग्रांट आता है वो आता है एक्सेस ग्रांट या अधिक मांग। अधिक मांग में भी क्या होता है, स्वीकृत राशि से ज़्यादा राशि खर्च होती है। इसमें भी क्या होती है, स्वीकृत राशि से ज़्यादा राशि खर्च होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है, फिर यहाँ जो ज़्यादा खर्च होता है वो तो नई सेवा पर होता है, और यहाँ जो ज़्यादा खर्च होता है वो पुरानी सेवा पर होता है। यानी कोई पुरानी सेवा थी, पुरानी सेवा का अर्थ है बजट में जिस सेवा के लिए पैसा खर्च होना था उस पर ज़्यादा खर्च हो जाता है। पुरानी सेवा का मतलब इसका उल्लेख बजट में था, जिसका उल्लेख बजट में था उसको क्या बोलते हैं, पुरानी सेवा बोलते हैं। नई सेवा क्या बोलते हैं, जिसका उल्लेख बजट में नहीं था, जिसका उल्लेख बजट में नहीं था, कोई नई सेवा हो जाती है। और जिस सेवा का उल्लेख बजट में होता है उसको पुरानी सेवा बोलते हैं। अगर पुरानी सेवा पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो कौन सा ग्रांट होता है, एक्सेस ग्रांट। नई सेवा पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो कौन सी ग्रांट होती है, एडिशनल ग्रांट या अतिरिक्त मांग। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ पुरानी सेवा है, यहाँ पे नई सेवा है। यहाँ पे क्या होता है, पैसा कम पड़ जाता है, यहाँ दोनों में क्या होता है, पैसा अधिक खर्च हो जाता है। फिर आती है बात वोट ऑन अकाउंट की। वोट ऑन अकाउंट तो क्या होता है, जब तक बजट पारित नहीं होता है तब तक संसद के द्वारा सरकार को अग्रिम धनराशि दी जाती है ताकि बजट पारित होने तक वो अपना खर्चा चला सके। तो ये होता है, ये तीनों दिए गए हैं 116 में, यानी अग्रिम धनराशि होती है वोट ऑन अकाउंट, अग्रिम धनराशि होती है। और ये क्यों दी जाती है, जब तक बजट पारित न हो, जब तक बजट पारित नहीं हो तब तक सरकार को खर्च चलाने के लिए ये राशि दी जाती है। क्योंकि भाई सरकार संचित निधि से पैसा तभी निकाल सकती है जब बजट पारित हो गया हो, और जब तक बजट पारित नहीं होता हो सरकार संचित निधि से 1 रुपया नहीं निकाल सकती। लेकिन सरकार को खर्च चलाने के लिए तो रुपये चाहिए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। अभी वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वित्त वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही भारत में बजट पारित संसद के द्वारा हो जाता है, इसलिए वर्तमान की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आता है देखो वोट ऑन क्रेडिट या प्रत्यानुदान। वोट ऑन क्रेडिट का क्या मतलब होता है, फिर अगला आता है वोट ऑन क्रेडिट या प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या होता है, किसी आवश्यक मांग को पूर्ण करने के लिए धन का व्यय किया जाता है। आवश्यक मांग को पूर्ण करने के लिए धन का व्यय किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो आवश्यक मांग है उसका उल्लेख बजट में किया गया है क्या? जो आवश्यक मांग है उसका उल्लेख बजट में किया गया है क्या? तो उत्तर है बजट में उल्लेख नहीं है, बजट में उल्लेख नहीं किया गया है, बजट में उल्लेख नहीं है। बजट में उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जो आवश्यक मांग है उसकी प्रकृति अनिश्चित होती है,
और प्रकृति अनिश्चित होने का मतलब है भाई सरकार में कभी कभी कोई आवश्यक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, आकस्मिक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना जैसी कोई महामारी आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया। तो बाढ़, भूकंप और महामारी से राहत दिलाने के लिए सरकार को तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को पहले थोड़ी पता होता है कि कोई बाढ़ आ जाएगी या भूकंप आ जाएगा या कोई महामारी आ जाएगी। इसलिए खर्च की प्रकृति अनिश्चित होने के कारण उस खर्च का उल्लेख बजट में नहीं किया जाता है। फिर भी इस प्रकार की अगर कोई मांग, आवश्यक मांग पैदा होती है तो धन तो खर्च किया ही जाता है। भाई बाढ़ आ गई तो बचाव और राहत के लिए सरकार को तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, जबकि बाढ़ का उल्लेख बजट में नहीं होता है। बजट में इसलिए नहीं होता है क्योंकि बाढ़ का पता नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो राशि खर्च की जाती है वो फिर प्रत्यानुदान के रूप में संसद के समक्ष रखी जाती है। तो इस प्रकार ये प्रत्यानुदान कब किया जाता है? जिस सेवा का उल्लेख बजट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी प्रकृति अनिश्चित होती है और उसके लिए जो धन की मांग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानुदान बोलते हैं। और इस प्रकार के अनुदान को ब्लैंक चेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैंक चेक बोलते हैं। प्रत्यानुदान को क्या बोलते हैं? खाली चेक बोलते हैं। ब्लैंक चेक, जिसमें कितनी भी राशि सरकार खर्च कर सकती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक चेक बोलते हैं। प्रत्यानुदान के माध्यम से जो राशि दी जाती है सरकार को उसको ब्लैंक चेक कहा जाता है। और क्योंकि इसमें पता नहीं लगता कि कितना रुपया खर्च होगा, कितना रुपया खर्च नहीं होगा। महामारी आ गई तो उसमें कितना रुपया खर्च होगा, कितना रुपया नहीं खर्च होगा, किसी को पता नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है? इसको ब्लैंक चेक कहा जाता है। सरकार को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा संसद स्वीकृति दे देती है। तो ये होता है प्रत्यानुदान। फिर आता है अपवादानुदान। अपवादानुदान किसके लिए होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट किसके लिए होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है। ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है। विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो चालू वित्त वर्ष की सेवा का भाग नहीं है। मान लीजिए कोई नई सेवा आ गई है जिसका पहले बजट में उल्लेख नहीं था तो अपवाद स्वरूप उसको भी रुपये दे दिए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपवादानुदान बोलते हैं। किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब राशि दी जाती है तो उसको अपवादानुदान बोलते हैं। ऐसी सेवा जो बजट का भाग नहीं होती है उसके लिए कोई पैसे देते हैं उसको अपवादानुदान बोलते हैं। तो ये तीनों अनुदान तो हैं अनुच्छेद 116 में और ये तीनों अनुदान है अनुच्छेद 115 में। तो इस प्रकार जब बजट से ज़्यादा राशि खर्च हो जाती है तो सरकार बाद में भी संसद के द्वारा बाद में भी उनकी अनुमति दे दी जाती है। और किसके माध्यम से दी जाती है? इन अनुपूरक मांग के रूप में, अतिरिक्त का मांग के रूप में, अधिक मांग के रूप में, लेखानुदान के रूप में, प्रत्यानुदान के रूप में और अपवादानुदान के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोबारा देख लो एक बार शॉर्ट में। अनुपूरक मांग में राशि अपर्याप्त पाई जाती है। भाई जो राशि का आपने प्रावधान किया है वो पूरी नहीं पड़ती है, कम पड़ती है, तो अनुपूरक मांग की जाती है। अतिरिक्त मांग में क्या होता है? राशि ज़्यादा खर्च हो जाती है। किस पर? कोई नई सेवा पर। अधिक मांग में भी राशि ज़्यादा खर्च होती है लेकिन पुरानी सेवा में। पुरानी सेवा का मतलब जिसका उल्लेख बजट में है, नई सेवा का मतलब जिसका उल्लेख बजट में नहीं है। दोनों में ज़्यादा राशि खर्च होती है। लेखानुदान सरकार को अग्रिम पैसा दिया जाता है जब तक बजट पारित नहीं हो। प्रत्यानुदान कोई बाढ़, भूकंप, महामारी के लिए जो पैसा दिया जाता है सरकार को, क्योंकि उसकी मांग अनिश्चित होती है, प्रकृति अनिश्चित होती है, इसलिए बजट में उसका उल्लेख नहीं होता। तो आकस्मिक परिस्थितियों के कारण, पैदा होने के कारण जो मांग उत्पन्न होती है उसको प्रत्यानुदान बोलते हैं। और अपवादानुदान किसी विशेष प्रयोजन के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये हो गया बजट का अवशिष्ट भाग। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे धन विधेयक के बारे में। तो अगला हमारा बिंदु है धन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में प्रावधान किए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 109 में और अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है
और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आपको सवाल आ जाएगा धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। और धन विधेयक संसद में कैसे पारित होगा, कौन से सदन में पहले पारित करेंगे, राष्ट्रपति अनुमति देगा नहीं देगा, ये सारी क्या है प्रक्रिया दी हुई है। किसकी सिफारिश से प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये दी गई है अनुच्छेद 109 में। तो सबसे पहले हम समझेंगे धन विधेयक की परिभाषा। आखिर धन विधेयक होता क्या है, धन विधेयक में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक कौन सा विधेयक होता है, वह विधेयक जिसमें कर लगाने से संबंधित प्रस्ताव हो, या कर को हटाने से संबंधित प्रस्ताव हो, या कर में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव हो, उसको क्या बोलते हैं, धन विधेयक बोलते हैं। जैसे हमने बात की थी बजट के आखिरी चरण में वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक क्या होता है, जिसमें कर लगाने से संबंधित प्रस्ताव होते हैं, इसलिए हमने वित्त विधेयक को क्या कहा था, धन विधेयक कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि धन विधेयक क्या होता है, जिसमें कर लगाना, हटाना या परिवर्तन करने से संबंधित बात होती है। यानी सरकार किसी देश से जो धन उधार लेती है वो भी किसकी श्रेणी में आता है, धन विधेयक की श्रेणी में ही आता है। यानी भारत की संचित निधि से और आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, उसमें पैसा जमा करवाना, ये भी क्या होता है, धन विधेयक कहलाता है। यानी संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इसमें पैसा डाल देना, इसमें से पैसा निकाल लेना, ये क्या होता है, धन विधेयक की परिभाषा में आता है। फिर संचित निधि से धन का विनियोग करना। संचित निधि से धन का विनियोग का मतलब होता है संचित निधि से पैसा निकालना। जैसे हमने बजट के 5वें चरण में देखा था विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्यों लाया जाता है, संचित निधि से पैसे निकालने के लिए लाया जाता है। और यहाँ भी क्या है, संचित निधि से धन का विनियोग, इसलिए हमने विनियोग विधेयक को क्या कहा था, धन विधेयक कहा था। समझ गए। तो धन विधेयक में क्या होता है, संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, उसको भी क्या बोलेंगे, धन विधेयक बोलेंगे। संचित निधि पर भारित वे, किसी वे को संचित निधि पर भारित करते हैं, वो भी क्या होता है, धन विधेयक की श्रेणी में आता है। और संचित निधि लोकलेखा निधि से धन प्राप्त करना। संचित निधि और लोकलेखा निधि से अगर हम धन प्राप्त करते हैं तो वो भी किसकी श्रेणी में आएगा, धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। तो ये सारे जो 6 विषय दिए गए हैं ये धन विधेयक की विषय वस्तु है। क्योंकि हमने जब विधेयकों के प्रकार बताए थे तो उसमें आपको बताया था कि विधेयकों का वर्गीकरण हम विषय वस्तु और प्रक्रिया के आधार पर करते हैं। तो धन विधेयक की ये विषय वस्तु है, आसान सी है, 5-6 पॉइंट आप याद कर सकते हो। कर लगाना, धन उधार लेना, एक एक कीवर्ड याद रख सकते हो। इसमें कीवर्ड क्या है, कर लगाना। कैसे याद रख सकते हो कीवर्ड के रूप में, जैसे कर लगाना इसमें कीवर्ड है, धन उधार लेना कीवर्ड है, और आकस्मिक निधि और संचित निधि की कस्टडी करना यानी अभिरक्षा करना कीवर्ड है इसमें, और संचित निधि से धन का विनियोग कीवर्ड है, और संचित निधि पर व्यय को भारित करना भी कीवर्ड है, और संचित निधि और लोकलेखा निधि से धन प्राप्त करना, ये सारे कीवर्ड हैं। इनकी मदद से आप धन विधेयक को याद कर सकते हो। यानी टैक्स की बात आएगी, धन उधार लेने की बात आएगी, भारत सरकार जो भी धन उधार लेती है वो धन विधेयक होता है। और संचित निधि आकस्मिक निधि की कस्टडी करना, अभिरक्षा करना धन विधेयक होता है। धन का विनियोग यानी धन संचित निधि से पैसा निकालना धन विधेयक है। संचित निधि पर किसी व्यय को भारित करना धन विधेयक है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते धन संचित विधि पर भारित होते हैं, वो भी धन विधेयक है। और संचित निधि व लोकलेखा निधि से धन प्राप्त करना, ये भी क्या है, धन विधेयक की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार ये धन विधेयक की परिभाषा में 6 बातें दी गई हैं, एक एक कीवर्ड से आप याद रख सकते हो। टैक्स की बात आएगी, अभिरक्षा की बात आएगी, विनियोग की बात आएगी, व्यय के भारित करने की बात आएगी, उधार लेने की बात आएगी, और राशि प्राप्त करने की बात आएगी। अब हम देखेंगे धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है। तो पहला जो महत्वपूर्ण बात है, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात क्या है, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, सिर्फ धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत।
धन विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। तो ये धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, धन विधेयक को हमेशा राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा। किसकी सिफारिश से किया जाएगा? धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक को क्या बोलते हैं? मनी बिल बोलते हैं। धन विधेयक को मनी बिल बोलते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या है धन विधेयक की? राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा। भाई जो साधारण विधेयक होता है ना, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। तो अंतर आ रहा ना साधारण विधेयक और धन विधेयक में। फिर तीसरा देखो, धन विधेयक में क्या प्रक्रिया होती है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा शक्तियां नहीं होती हैं। धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो धन विधेयक को लोकसभा पारित मान लेती है। मान लीजिए लोकसभा से धन विधेयक पारित होकर राज्यसभा में गया तो राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो 14 दिन के बाद में वो पारित मान लिया जाता है। नंबर एक बात, लोकसभा से धन विधेयक पारित करके राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उस पर कोई संशोधन करती है तो उस संशोधन को लोकसभा माने या नहीं माने ये लोकसभा पर निर्भर करती है। लोकसभा उस संशोधन को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, सिर्फ वो 14 दिन तक उसको रोक सकती है। राज्यसभा के संशोधन को धन विधेयक के बारे में लोकसभा माने या नहीं माने लोकसभा पर निर्भर करता है। चौथी प्रक्रिया देखो फिर, अब कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का पता कैसे लगेगा? पहली बात तो ये है कि भाई ये विषय उसमें होने चाहिए, और दूसरी बात है धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष जिस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर देता है वो विधेयक धन विधेयक होता है, चाहे उसमें ये विषय हो या नहीं हो। तो कहने का मतलब है कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है। जब भी लोकसभा से पारित होगा तो लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रत्येक पृष्ठ पर प्रमाणित करके भेजेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं है। और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। तो धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चाहे उसमें ये विषय हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2016 में जो आधार अधिनियम था उसमें ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन फिर भी लोकसभा के अध्यक्ष ने उसको प्रमाणित करके राज्यसभा में भेजा था, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, लोकसभा में बीजेपी का बहुमत था। को आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं करती लोकसभा अध्यक्ष, तो फिर राज्यसभा उस विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न कर सकती थी या उसको अस्वीकृत कर सकती थी। इसलिए कई बार विधेयक को राज्यसभा से बचाने के लिए भी सत्ता पक्ष लोकसभा अध्यक्ष से किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करवा लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन बताएगा भाई? इसको लोकसभा का अध्यक्ष ही बताएगा। वो प्रत्येक पृष्ठ पर साइन कर देगा कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो वो विधेयक धन विधेयक होता है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। धन विधेयक पर क्या नहीं हो सकती? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अगर किसी विधेयक पर जो साधारण विधेयक होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक होती है, लेकिन अगर धन विधेयक के बारे में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक नहीं होती है। सिर्फ धन विधेयक के बारे में लोकसभा के पास ही ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, इसलिए धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कब? जब दोनों सदनों के मध्य धन विधेयक पर गतिरोध होता है
उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है। तो ये इस प्रकार धन विधेयक की ये प्रक्रिया है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। संसद के दोनों सदनों से पारित होकर जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति या तो उसको अनुमति दे देगा या अनुमति नहीं देगा, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्या नहीं भेज सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वो पुनर्विचार के लिए उसको कभी नहीं भेज सकता। वो या तो अनुमति दे देगा या अनुमति रोक लेगा। तो ये धन विधेयक के बारे में सारी प्रक्रिया दी हुई है जो साधारण विधेयक से अलग मानी जाती है। देखो अलग कैसे है? साधारण विधेयक तो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 1, साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। साधारण विधेयक पर अस्वीकृत कर सकती है, उसको उसमें संशोधन कर सकती है, और अगर उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो तो फिर संयुक्त बैठक होती है। यानी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कम शक्तियां होती हैं। और साधारण विधेयक को कोई प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, जबकि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये इस प्रकार धन विधेयक की परिभाषा और उसको पारित करने की प्रक्रिया दी हुई है। पारित करने की प्रक्रिया दी हुई है अनुच्छेद 109 में और परिभाषा दी गई अनुच्छेद 110 में। तो ये तो हो गया धन विधेयक। अब हम चर्चा करेंगे वित्तीय विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 117 में 2 प्रकार के वित्तीय विधेयक दिए हुए हैं। ये है वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी का, जो अनुच्छेद 117(1) में प्रावधान दिया गया है। यह है वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 117(3) में दिए हुए हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बिल बोलते हैं, वित्तीय विधेयक बोलते हैं। इससे पहले एक बजट में भी वित्त विधेयक आया था, उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल। और ये होता है फाइनेंशियल बिल या वित्तीय विधेयक। इन दोनों में भी लास्ट में आपको अंतर बताएंगे। पहले हम समझेंगे कि वित्तीय विधेयक क्या होता है, जिसके प्रावधान 117 में दिए हुए हैं। तो पहली बात तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी हो गया, दूसरा वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी हो गया। अब विधेयकों में अंतर हम कैसे करते हैं? विधेयकों में अंतर विधेयक की विषय वस्तु और उसको पारित करवाने की प्रक्रिया के आधार पर करते हैं। तो आइए देखते हैं वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी की विषय वस्तु क्या है और उसको पारित करवाने की प्रक्रिया क्या है। तो विषय वस्तु में देखो क्या दी हुई है। 110 के विषय और अन्य प्रशासनिक विषय हो सकते हैं। अन्य प्रशासनिक विषय 110 के विषय तथा अन्य प्रशासनिक विषय होते हैं। अन्य प्रशासनिक तथा न्याय संबंधी विषय हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी की विषय वस्तु क्या होती है। इसमें अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक का कोई विषय हो सकता है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है, उससे जुड़ा हुआ कोई विषय हो सकता है, और उसके साथ अन्य प्रशासनिक और न्याय संबंधी विषय हो सकता है। यानी वित्तीय विधेयक जो प्रथम श्रेणी है उसमें धन विधेयक का विषय भी होता है और अन्य प्रशासनिक विषय भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी आधा तो धन विधेयक जैसा है और आधा क्या है? साधारण विधेयक जैसा है। कैसा है ये? आधा तो धन विधेयक जैसा है। क्योंकि धन विधेयक जैसा क्यों है? क्योंकि इसमें 110 के विषय दिए हुए हैं, इसलिए धन विधेयक हो गया। और आधा क्या है? प्रशासनिक विषय है, इसलिए साधारण विधेयक हो गया। तो वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी आधा धन विधेयक जैसा और आधा क्या है? साधारण विधेयक जैसा
होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें 110 धन विधेयक से संबंधित विषय भी हो सकते हैं और अन्य प्रशासनिक विषय भी होते हैं, इसलिए आधा धन विधेयक, आधा सामान्य विधेयक। तो ये तो हो गई इसकी विषय वस्तु, किसकी? वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी की। अब देखेंगे प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया देखो क्या है। अब प्रक्रिया में क्या आएगा? क्योंकि धन विधेयक भी है और साधारण विधेयक भी है, इसलिए दोनों की मिक्स प्रक्रिया को यहाँ काम में लेंगे। तो धन विधेयक की क्या प्रक्रिया है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी है, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत पहले नहीं किया जा सकता, बाद में तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया होगी। दूसरी, धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत करते हैं। तो वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी भी धन विधेयक है आधा, तो राष्ट्रपति की सिफारिश से भी ये प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा धन विधेयक है इसलिए आधी प्रक्रिया धन विधेयक की होगी, आधा साधारण विधेयक है इसलिए आधी प्रक्रिया साधारण विधेयक की होगी। तो देखो साधारण विधेयक की कौन सी प्रक्रिया है इसमें? साधारण विधेयक में जैसे संयुक्त बैठक हो सकती है, इसमें भी संयुक्त बैठक हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। और इस विधेयक पर राज्यसभा को भी समान शक्ति है, यानी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति है। राज्यसभा को लोकसभा के समान ही इस विधेयक को पारित करने की शक्ति है। राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्ति है। तो ये हो गया अनुच्छेद 117(1) का जो धन विधेयक है उसकी विषय वस्तु और उसको पारित करवाने की प्रक्रिया। विषय वस्तु में अनुच्छेद 110 से जुड़ा हुआ कोई विषय और अन्य प्रशासनिक विषय होता है, यानी आधा धन विधेयक जैसा, आधा साधारण विधेयक जैसा। इसलिए इसकी प्रक्रिया भी क्या है? आधी तो धन विधेयक जैसी है यहाँ तक तो, और ये साधारण विधेयक जैसी प्रक्रिया है। दोनों इसमें काम में आएंगी। फिर आता है अनुच्छेद 117(3) में दिया हुआ वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी। वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी की विषय वस्तु क्या है? देखो, वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी की विषय वस्तु में क्या है? संचित निधि में से वे, भारत की संचित निधि में से वे धन विधेयक, संचित निधि में से वे से संबंधित कोई विषय होता है वो वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी में आता है। और वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी में ऐसा कोई विषय नहीं आता जो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। भाई वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी में तो 110 का विषय भी आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है, यानी अनुच्छेद 110 की कोई बात इसमें शामिल नहीं होती। अनुच्छेद 110 की कोई बात इसमें शामिल नहीं होती, इसमें शामिल नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी धन विधेयक नहीं होता है, क्योंकि धन विधेयक की परिभाषा में जो बातें दी गई हैं वो इसमें कोई भी शामिल नहीं होती है। यहाँ क्या है? संचित निधि में से वे दिया गया है, यानी संचित निधि में से खर्च करने की बात की गई है। जबकि धन विधेयक में किसकी बात की गई है? संचित निधि से धन का विनियोग है, यानी संचित निधि से धन का निकालना धन विधेयक होता है। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है? संचित निधि से धन का, संचित निधि में से वे दिया गया है। यहाँ तो संचित निधि में से खर्च करेंगे, यहाँ तो किसकी बात की गई है? खर्च की बात की गई है। और यहाँ जो दिया गया है ना विनियोग, विनियोग का मतलब क्या होता है? विनियोग का मतलब होता है निकालना। इसलिए वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी धन विधेयक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। इसलिए ये जो विधेयक होता है ये धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है।
अब देखो इसकी प्रक्रिया देखो, जब धन विधेयक नहीं होता है तो ये साधारण विधेयक की तरह हो गया, तो इसकी प्रक्रिया भी कैसी होगी, साधारण विधेयक की तरह ही होगी। तो साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, और जॉइंट और संयुक्त बैठक हो सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर सकती है, यानी आरएस का मतलब राज्यसभा और एलएस का मतलब लोकसभा को बराबर शक्ति होती है, यानी इस विधेयक पर पारित करवाने में बराबर दोनों के पास शक्तियां होती हैं। और इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। इसको प्रस्तुत करने के लिए तो क्या होती है, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, इस विधेयक की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, इस विधेयक को पारित करवाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। यानी इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि इसमें होती है। इसमें देखो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक नहीं होती है। इस विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, यानी विचार के लिए सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। विधेयक पर विचार करने के लिए, विधेयक पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, सिफारिश चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो इस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, और यहाँ जो राष्ट्रपति की सिफारिश है ये किसके लिए है, प्रस्तुत करने के लिए। ये इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश चाहिए, यानी लोकसभा में जब प्रस्तुत करते हैं तब राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ आवश्यकता होती है, इस विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी में धन विधेयक जैसी कोई बात नहीं होती है। वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी आधा धन विधेयक होता है, आधा साधारण विधेयक होता है, इसलिए इसकी आधी प्रक्रिया धन विधेयक जैसी, आधी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी। और इस वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी 17(3) वाले की पूरी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती है। सिर्फ एक चीज़ की अलग प्रावधान किया गया है, वो है इस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं समझता हूँ आपकी ये बात समझ में आ गई होगी धन विधेयक की और वित्तीय विधेयक की। अब एक चीज़ और देखेंगे अपन, वित्त विधेयक और होता है एक। अनुच्छेद 117 में अभी हमने जो देखा है वो तो क्या है, वित्तीय विधेयक। ये तो क्या होता है, वित्तीय विधेयक, यानी फाइनेंस बिल होता है, FINANCIA, फाइनेंशियल बिल। और इसका प्रावधान तो 117 में है। और एक हमने बजट में देखा था, बजट में जो विधेयक था उसका क्या नाम था, वित्त विधेयक था। बजट में जो विधेयक था इससे मिलता जुलता है, उसका क्या नाम था, वित्त विधेयक था, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल। दोनों की स्पेलिंग में भी अंतर है, दोनों की प्रक्रिया और विषय वस्तु में भी अंतर है। ये है फाइनेंशियल बिल, ये है फाइनेंस बिल। इसका उल्लेख कहाँ है, इसका उल्लेख बजट में दिया हुआ है, इसका उल्लेख अनुच्छेद संविधान के 117 में दिया हुआ है। ये बजट का भाग होता है। इसमें क्या होता है, करारोपण से संबंधित प्रस्ताव होते हैं, कर लगाने से संबंधित, कर लगाने से संबंधित प्रस्ताव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। इसमें भाई ये विषय भी हो सकता है और अन्य प्रशासनिक विषय भी हो सकता है। धन विधेयक का कोई विषय हो सकता है, धन विधेयक का भी विषय हो सकता है, और अन्य प्रशासनिक विषय भी हो सकते हैं, अन्य प्रशासनिक विषय भी
होते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा है अनुच्छेद 117 में। ये जो वित्त विधेयक है ये तो बजट में इसका प्रावधान है, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। वित्त विधेयक हमेशा क्या होता है? धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक हमेशा धन विधेयक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर लगाने का संबंधी जो बात है वो हमेशा धन विधेयक में आती है। तो देखिए, कर लगाने की बात हमेशा किस में आती है? धन विधेयक में आती है। इसलिए वित्त विधेयक होता है ना, फाइनेंस बिल, वो हमेशा ही धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक हमेशा ही क्या होता है? धन विधेयक होता है। लेकिन जो वित्तीय विधेयक होता है वो हमेशा धन विधेयक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखो, इसमें धन विधेयक की बात तो शामिल होती है, लेकिन अन्य प्रशासनिक प्रावधान भी होते हैं। जैसे देखो, जैसे ये देखो, ये तो धन विधेयक है, लेकिन जो इधर वाला वित्तीय विधेयक है इसमें अनुच्छेद 110 की कोई बात शामिल नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है, वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक। इसके बाद में हम एक विधेयक को और देख लेते हैं। अगला विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। छोटा सा है ताकि सभी प्रकार के विधेयक अपने कवर हो जाएंगे। तो अगला विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। विषय वस्तु क्या है और प्रक्रिया क्या है? विषय वस्तु और प्रक्रिया। तो विषय वस्तु में तो आएगा संविधान के किसी अनुच्छेद यानी 1 से 395 अनुच्छेद, संविधान के किसी भाग 1 से 22 भाग और संविधान के किसी अनुसूची यानी 1 से 12 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विषय हो। इनमें परिवर्तन करने से संबंधित कोई भी विषय रखा जाता है। यानी संविधान में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विषय हो, संविधान के अनुच्छेद में मान लो, भाग में मान लो या अनुसूची में मान लो, तो ये तो इसकी विषय वस्तु होगी। प्रक्रिया क्या होगी? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में कर दो चाहे राज्यसभा में, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात है संयुक्त बैठक नहीं होगी इसमें। अगर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं होती है। और इसको पारित करवाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और चौथी बात है राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति न तो इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता, न इस पर अनुमति रोक सकता। अगर संविधान संशोधन विधेयक है अनुच्छेद 368 के तहत, तो राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी ही पड़ेगी। ये प्रावधान किया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, न अनुमति रोक सकता, सिर्फ उसको अनुमति देनी पड़ेगी। तो ये संविधान संशोधन से संबंधित विषय वस्तु है और इसकी प्रक्रिया दी हुई है। विशेष बहुमत का क्या अर्थ है वो भी आप देख लो। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत दो प्रकार का होता है। विशेष बहुमत
दो प्रकार का होता है। एक तो पहले में क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा दूसरा है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये क्या होता है, विशेष बहुमत होता है। और दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है, दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में ये दो बातें तो शामिल होंगी। यानी दूसरा प्रकार का जो विशेष बहुमत है उसमें ये बात भी शामिल होगी, पहली बात तो, दूसरी बात ये बात भी शामिल होगी, और तीसरी बात जो विशेष बात है वो है आद्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदन। आद्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदन, आद्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदन, ये दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है। यानी पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत है उसमें तो ये दो बातें शामिल दी हुई हैं, और दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है इसमें ये दोनों बातें भी शामिल है, ये बात भी शामिल है इसमें, और ये बात भी इसमें शामिल है, और तीसरी बात इसमें अलग से शामिल है। यानी आद्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी वो अनुमोदन होना चाहिए। तो ये विशेष बहुमत होता है। देखो क्या होता है, किसी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन में सदस्य संख्या अपने भारत में है 543, तो 543 का बहुमत कितना हो गया भाई, कुल सदस्य संख्या दी हुई है, कुल सदस्य संख्या 543 है, 543 का बहुमत कितना हो गया, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। ये तो हो गई कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक है, पहली शर्त हो गई। फिर दूसरा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लीजिए जिस दिन संविधान संशोधन पर मतदान हो रहा है उस दिन सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या मान लीजिए कितनी है, 300 सदस्य हैं, और तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, 300 सदस्य उपस्थित, तो 300 का कितना हो जाएगा, 2/3, 300 का 2/3 कितना होगा, देखो ये हो गया 600/3, तो ये बहुमत कितना हो गया, 200 हो गया। तो ये हो गया उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। लेकिन संविधान संशोधन के लिए दोनों शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। तो किसी भी संविधान संशोधन के लिए 272 सदस्य तो आवश्यक होते ही होते हैं। मान लीजिए उस संविधान संशोधन पर 280 सदस्यों ने मतदान किया है, किसी संविधान संशोधन पर 280 सदस्यों ने अगर पक्ष में मतदान किया है तो ये शर्त भी पूर्ण हो रही है और ये शर्त भी पूर्ण हो रही है, तब तो वो संविधान संशोधन माना जाएगा। अगर मान लीजिए संविधान संशोधन पर 260 सदस्यों ने मतदान किया है पक्ष में, तो क्या वो संशोधन हो जाएगा क्या? देखो ये शर्त पूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें 272 तो चाहिए ही चाहिए। ये पूर्ण हो रही है क्योंकि यहाँ तो 300 में से 200 ही चाहिए, तो 260 सदस्य अगर पक्ष में हैं तो ये शर्त तो पूर्ण हो रही है, लेकिन ये शर्त पूर्ण नहीं हो रही है। इसलिए संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी चाहिए? 272 तो पक्ष में चाहिए ही चाहिए। और जो विशेष बहुमत दूसरे प्रकार का है उसमें दोनों सदनों से इस बहुमत से पारित होने के बाद में जो आद्य राज्यों की विधानसभाओं का भी अनुमोदन उसको होना चाहिए, तब वो संविधान में संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से होता है। विशेष बहुमत 2 प्रकार का होता है, दोनों के द्वारा अलग अलग विषयों में संशोधन किया जाता है। ये जो कठिन प्रक्रिया है, सबसे कठिन प्रक्रिया कौन सी है? ये प्रक्रिया है। इसीलिए बोला जाता है कि संविधान क्या है हमारा? कठोर है। और थोड़ी सरल प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से जिन विषयों का संशोधन किया जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों के बारे में जो प्रावधान है उनके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसीलिए संविधान को क्या बोलते हैं? कठोर बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया ये बहुत कठोर होती है। तो इस प्रकार ये संविधान संशोधन की
प्रक्रिया है, ये इसकी विषय वस्तु